ज़रा एक छोटा सा प्रयोग अपने दिमाग में करके देखिए। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी उँगली धीरे-धीरे एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ के पास ले जानी शुरू की। जैसे-जैसे उँगली लौ के करीब पहुँचती है, आपको गर्मी महसूस होने लगती है और जैसे ही उँगली लौ को छूती है, अचानक तेज दर्द होता है। आप तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। अब अगर मैं किसी न्यूरोसाइंटिस्ट से पूछूं कि अभी तुम्हारे शरीर में क्या हुआ, तो वो बहुत विस्तार से समझा देगा। वो कहेगा कि लौ की गर्मी ने तुम्हारी त्वचा में मौजूद विशेष रिसेप्टर्स को सक्रिय किया। वहाँ से विद्युत संकेत नसों के माध्यम से रीढ़ की हड्डी तक पहुँचे। फिर वहाँ से मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में संदेश किया। कुछ न्यूरॉन्स सक्रिय हुए, कुछ केमिकल पदार्थ निकले और पूरे न्यूरल नेटवर्क से मिलकर तुमने हाथ पीछे खींचने का आदेश दिया। आज की आधुनिक विज्ञान इन सभी प्रक्रियाओं का अद्भुत विवरण दे सकती है। वो ये भी बता सकती है कि कौन सा न्यूरॉन कब सक्रिय हुआ, कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र दर्द को प्रोसेस कर रहा था और किस हिस्से ने शरीर को प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया। लेकिन यहीं पर एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और फिलोसफरों दोनों को उलझा कर रखा हुआ है। विज्ञान ये तो बता सकती है कि दर्द का संकेत कैसे बना, लेकिन साइंस ये बता सकती है कि दर्द महसूस क्यों हुआ। दर्द सिर्फ एक सूचना क्यों नहीं, वो भीतर एक अनुभव क्यों बन जाता है। ज़रा एक और उदाहरण से सोचिए। आपके सामने एक लाल गुलाब रखा हुआ है। आप उसे देखते हैं। विज्ञान बताएगी कि लगभग 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गुलाब से परिवर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचा। आपकी रेटिना के कोन सक्रिय हुए, ऑप्टिक नर्व ने संकेत मस्तिष्क तक भेजा, विजुअल कॉर्टेक्स ने उस जानकारी को प्रोसेस किया। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल बच जाता है, तुम्हें लाल रंग ऐसा ही क्यों दिखाई देता है। लाल का जो अनुभव तुम्हारे भीतर पैदा होता है वो कैसा अनुभव है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अनुभव पैदा ही क्यों हुआ। क्या मस्तिष्क केवल सूचना को प्रोसेस नहीं कर सकता था? फिर इस पूरी प्रक्रिया के साथ अनुभव जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब एक और साधारण उदाहरण लेते हैं। सोचो, तुमने अभी अभी एक पका हुआ मीठा आम खाया। साइंस बता देगी कि जीभ के स्वाद ग्रहण करने वाले रिसेप्टर सक्रिय हुए। रासायनिक अणुओं ने स्वाद कोशिकाओं के साथ प्रतिक्रिया की। मस्तिष्क के विशेष क्षेत्रों ने इस सूचना का विश्लेषण किया। लेकिन उस मीठे आम का स्वाद तुम्हें कैसा लगा, ये विज्ञान कैसे बताएगी। या पहली बारिश के बाद मिट्टी की जो खुशबू आती है, वो तुम्हें भीतर जो एहसास देती है, उसे कौन सा समीकरण व्यक्त कर सकता है। जब तुम किसी अपने को गले लगाते हो या किसी अपने प्रिय व्यक्ति को खो देते हो, जो प्रेम, जो भय, जो दुख, जो खुशी तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, वो आखिर है क्या। यही भी अनुभव है जिन्हें फिलॉसफी और चेतना के अध्ययन में क्वालिया कहा जाता है। क्वालिया का अर्थ है हमारे अनुभवों का निजी, आंतरिक और व्यक्तिपरक पक्ष, जिसे केवल व्यक्ति महसूस कर सकता है जो उसे जी रहा है। दर्द का दर्द जैसा लगना, लाल रंग का लाल जैसा दिखाई देना, आम का मीठा स्वाद, बारिश की मिट्टी की खुशबू, संगीत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना, अपने किसी खास आदमी के चले जाने पर सीने में उठने वाली खालीपन की भावना, ये सब क्वालिया है। इसका अस्तित्व किसी मशीन से सीधे मापा ही नहीं जा सकता। कोई स्कैनर ये नहीं बता सकता कि इस समय तुम्हें लाल कैसा दिखाई दे रहा है, और ना ही कोई उपकरण ये माप सकता है कि तुम्हारा दर्द बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा दर्द है। यही चेतना का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है, और इसी रहस्य को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फिलोसफर
डेविड चाल्मर्स ने 1995 में एक नया नाम दिया था। उन्होंने इसे कहा था द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। चाल्मर्स ने कहा था कि हमें चेतना के जुड़े दो प्रकार के प्रश्नों में अंतर करना होगा। पहले है इजी प्रॉब्लम्स। नाम भले ही इजी हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसे हल करना आसान है। इसमें आते हैं मस्तिष्क की यादें कैसे बनाता है, हम भाषा कैसे समझते हैं, हम चेहरे कैसे पहचानते हैं और हम निर्णय कैसे लेते हैं। हमारी आंखों से आई जानकारी मस्तिष्क कैसे प्रोसेस करता है। ये सभी कठिन वैज्ञानिक समस्याएं हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में इनका उत्तर न्यूरोसाइंस, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के माध्यम से खोजा जा सकता है। लेकिन फिर आता है एक ऐसा प्रश्न जो बाकी सभी प्रश्नों से बिल्कुल अलग है। आखिर इन सारी प्रक्रियाओं के साथ अनुभव क्यों जुड़ जाता है? जब मस्तिष्क सूचना का संसाधन करता है तो उसके साथ भीतर में एक मैं क्यों मौजूद होता है जो उस पूरी प्रक्रिया को महसूस करता है। आखिर ऐसा क्या है कि केवल गणना और सूचना प्रसंस्करण पर्याप्त नहीं है? अनुभव की आवश्यकता क्यों है? यही है हार्ड प्रॉब्लम। और आज तक दर्शन शास्त्र, न्यूरोसाइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइंस, इनमें से किसी के पास भी इसका अंतिम उत्तर नहीं है। यही कारण है कि चेतना को अक्सर पूरे विज्ञान का, पूरी साइंस का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य कहा गया है। और आज हम इसी रहस्य पर यात्रा करने निकलने वाले हैं। आज हम फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े रहस्य के सामने खड़े होने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे ऑडियो बुक में। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि विज्ञान मस्तिष्क की गतिविधियों को तो समझ सकता है, लेकिन अनुभव को नहीं। लेकिन अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि आखिर चेतना है क्या? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही रहस्यमय है। हम सभी जानते हैं कि चेतना क्या है, क्योंकि हम हर पल उसे जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमसे कोई पूछता है कि चेतना की परिभाषा क्या है, हम अचानक रुक जाते हैं। इसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता, क्योंकि साधारण भाषा में कहे तो चेतना की वो अवस्था जिसमें कोई जीव केवल जानकारी प्राप्त नहीं करता, बल्कि उस जानकारी का अनुभव करता है, वो चेतना है। यानी कि सिर्फ देखना नहीं, बल्कि देखने का एहसास होना। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सुनने का अनुभव होना। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना कि मैं सोच रहा हूं। यही चेतना का मूल अर्थ है। दोस्तों, इसे हम इन 3 शब्दों में भी समझ सकते हैं: जागरूकता, अनुभव और व्यक्तिपरक वास्तविकता। पहला है जागरूकता, अर्थात तुम्हें अपने एहसास की, अपने आसपास की दुनिया का एहसास है। तुम जानते हो कि तुम कहाँ बैठे हो, कौन सी आवाज सुन रहे हो, कौन सा दृश्य देख रहे हो। दूसरा अनुभव है केवल जानकारी मिलना पर्याप्त नहीं है, उस जानकारी का भीतर महसूस होना उससे भी बहुत जरूरी है। और तीसरा है व्यक्तिपरक वास्तविकता, यानी कि दुनिया जैसी तुम्हें दिखाई देती है वैसी केवल तुम्हें ही दिखाई देती है। तुम्हारा पूरा अनुभव तुम्हारे अपने दृष्टिकोण से होता है। इसे कोई दूसरा व्यक्ति सीधे अनुभव नहीं कर सकता। यही कारण है कि तुम्हारी चेतना पूरी तरह से निजी है। अब एक दिलचस्प तुलना करते हैं। मान लो हमारे सामने एक एडवांस कंप्यूटर रखा हुआ है। वो अरबों गणनाएं प्रति सेकंड कर रहा है। वो चेहरे पहचान रहा है, भाषा समझ सकता है, तस्वीरें बना रहा है, संगीत भी बना सकता है, यहाँ तक कि इंसानों जैसी बातचीत भी कर सकता है। लेकिन एक सवाल पूछे तो क्या उसे ये पता है कि वो ये सब कर रहा है? क्या उसे अपने अस्तित्व का अनुभव भी होता है? क्या उसे कभी खुशी होती है कि उसे कोई कठिन समस्या हल कर ली है, या उसे निराशा होती है कि कोई उसे बंद कर देता है? हमारे पास इसका कोई प्रमाण है ही नहीं। वो जानकारी का संसाधन करता है, लेकिन क्या वो उस जानकारी का अनुभव करता है? यही सबसे बड़ा अंतर है। चलो
अब एक कैलकुलेटर के बारे में सोचते हैं। आप उसमें लिखते हैं 250 गुणा 4, कुछ ही क्षण में उत्तर दे देता है 1000। उसने सही गणना कर दी, अपनी तरफ से तो कैलकुलेशन सही हो गई, लेकिन क्या उसे ये पता है कि उसने ये गणना कैसे की, या उसने ये गणना की भी है, उसे इस चीज़ का एहसास है या नहीं? क्या उसे संख्याओं का कोई अर्थ भी समझ आता है? मुझे नहीं लगता। वो केवल नियमों का पालन कर रहा है, उसे कभी उत्तर का अनुभव होता ही नहीं। अब अपने मस्तिष्क की ओर लौटते हैं। हमारा मस्तिष्क भी विद्युत संकेतों और रासायनिक प्रक्रियाओं पर काम करता है। न्यूरॉन्स लगातार एक दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं। यदि केवल सूचना का आदान प्रदान ही सब कुछ होता है तो सिद्धांत रूप से हमारा मस्तिष्क भी एक अत्यंत जटिल कंप्यूटर जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें केवल जानकारी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हें जानकारी मिलती है, तुम उसे लगभग जीते हो। तुम जब संगीत सुनते हो तो केवल ध्वनि की आवृत्तियां तुम्हारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती, तुम संगीत का आनंद भी लेते हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो केवल शब्द सुनाई नहीं देते, तुम्हें खुशी महसूस होती है। और जब कोई अपना हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो ये केवल एक घटना की तरह दर्ज नहीं होती, हम अपने आप में और अपने भीतर से टूट जाते हैं। यही अनुभव चेतना की सबसे बड़ी पहचान है। अब एक इससे भी सरल उदाहरण लेते हैं। मान लो एक कमरे में एक थर्मामीटर रखा हुआ है। कमरे का तापमान बढ़कर 40 डिग्री हो जाता है। थर्मामीटर तुरंत उसे दर्ज कर लेता है, वो बिल्कुल सही बता देता है कि तापमान कितना है। लेकिन क्या उसे गर्मी लग रही है? क्या वो सोचता है कि आज तो बहुत गर्मी है? बिल्कुल नहीं। वो केवल तापमान मापता है, उसे गर्मी का अनुभव नहीं होता। अब अपने मोबाइल के कैमरे के बारे में सोचिए। वो लाल रंग को पहचान सकता है, वो बता सकता है कि तस्वीर में कौन सा रंग कितना है। आज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहते हैं, वो तो लाखों रंगों में अंतर भी पहचान सकता है। लेकिन क्या कैमरा वास्तव में लाल रंग देखता है? क्या उसके भीतर लाल रंग का कोई अनुभव पैदा होता है? क्या उसे लाल रंग उतना ही सुंदर लगता है जितना हमें लगता है? हमारे पास ऐसा मापने का कोई कारण ही नहीं है। यानी जानकारी की पहचान करना और उसका अनुभव करना दो अलग अलग बातें हैं। यही अंतर पूरे चेतना विज्ञान की नींव है। जब हम कहते हैं कि कोई मशीन सूचना को संसाधित कर रही है तो हम उसके व्यवहार की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई जीव सचमुच अनुभव कर रहा है तो हम उसकी आंतरिक दुनिया की बात कर रहे होते हैं। और यही आंतरिक दुनिया आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। शायद इसी कारण चेतना के मस्तिष्क को केवल एक क्रिया माप लेना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हर सूचना अनुभव नहीं बनती और हर गणना जागरूकता में परिवर्तित नहीं होती। यहीं से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि सूचना और अनुभव एक ही चीज नहीं है। कोई प्रणाली जानकारी को संसाधित कर सकती है बिना उसे महसूस किए, लेकिन जहां अनुभव शुरू होता है वहीं से चेतना रहस्य बनना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि चेतना केवल जानकारी को संसाधित करने का नाम नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़े अनुभव का नाम भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस रहस्य को डेविड चाल्मर्स ने हार्ड प्रॉब्लम क्यों कहा? क्या चेतना से जुड़े बाकी सारे प्रश्न आसान है? नहीं। असल में चाल्मर्स ने कभी ये नहीं कहा कि बाकी समस्याएं सचमुच आसान है। उन्होंने इसे इजी प्रॉब्लम इसलिए कहा क्योंकि जो प्रिंसिपल है उस रूप में देखा जाए तो विज्ञान उन्हें समझा सकता है। यानी कि वे कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन उनका समाधान वैज्ञानिक तरीकों से खोजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम यादें कैसे बनाते हैं? जब तुम बचपन में कोई घटना याद करते हो तो मस्तिष्क में कौन सा न्यूरॉन सक्रिय होते हैं? कौन से हिस्से से जानकारी उस समय वो संग्रहित करी जाती है और वर्षों बाद वही याद दोबारा कैसे सामने आ जाती है? ये एक जटिल वैज्ञानिक प्रश्न है, लेकिन न्यूरोसाइंस लगातार इस दिशा में काम कर रही है। इसी तरह हम भाषा कैसे सीखते हैं?
एक छोटा बच्चा धीरे धीरे शब्दों को समझना कैसे शुरू करता है? वो व्याकरण के नियम किस तरह सीखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग भाषा को समझने और बोलने के लिए जिम्मेदार होता है? ये सभी विज्ञान के विषय है। अब दृष्टि यानी विजन को देखिए। जब तुम किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क लाखों प्रकाश संकेतों को कुछ ही क्षणों में एक अर्थपूर्ण तस्वीर में बदल देता है। वो आंखों से मिली जानकारी को प्रोसेस करता है, चेहरे पहचानता है, रंगों को अलग करता है, गहराई का अनुमान लगाता है। ये सब कैसे होता है? ये भी विज्ञान समझ सकता है। इसी तरह हम सीखते कैसे हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं, डर क्यों लगता है, भाषा क्यों समझते हैं, मस्तिष्क शरीर को आदेश कैसे देता है, ये सभी प्रश्न बहुत जटिल है जिनमें एक समानता है। इन सभी का संबंध मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके से। विज्ञान यहाँ पूछती है कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, और यही कारण है कि डेविड चाल्मर्स ने इन्हें इजी प्रॉब्लम कहा। लेकिन अब एक पल के लिए रुकिए। कल्पना कीजिए कि भविष्य में विज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हो जाए कि मस्तिष्क की हर रहस्य का हमें पता लग जाए। तो हर न्यूरॉन का कार्य, हर विद्युत संकेत, हर रासायनिक प्रतिक्रिया, हर स्मृति कैसे बनती है, हर निर्णय कैसे लिया जाता है, हर भावना के समय कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र प्रक्रिया होता है। मान लीजिए हमें यह सब पूरी तरह समझ आ गया। अब सवाल ये है, क्या इससे चेतना का रहस्य समाप्त हो जाएगा? यहीं पर चाल्मर्स कहते हैं नहीं, क्योंकि एक प्रश्न अभी भी बचा रहेगा, और वही है हार्ड प्रॉब्लम। हार्ड प्रॉब्लम ये नहीं पूछता कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, वो ये पूछता है कि मस्तिष्क के काम करने के साथ अनुभव जुड़ता ही क्यों है। जब अरबों न्यूरॉन्स आपस में संकेतों का आदान प्रदान कर ही रहे हैं तो उनके बीच अचानक मैं कहाँ से आ जाता है। जब मस्तिष्क लाल रंग की जानकारी प्रोसेस करता है तो लाल रंग दिखाई ही क्यों देता है। जब शरीर को चोट लगती है तो दर्द महसूस ही क्यों होता है। आखिर अनुभव की आवश्यकता ही क्या है? यही वो प्रश्न है जिसे आज तक कोई विज्ञान और कोई वैज्ञानिक सिद्धांत पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चीजें हैं। पहला एक अत्यंत उन्नत रोबोट मान लेते हैं, दूसरा एक नॉर्मल आदमी हमारी तरह। दोनों के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं। दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, दोनों की उंगली आग को छुएगी, दोनों तुरंत पीछे हाथ खींच लेंगे, दोनों आह जैसी आवाज निकालते हैं। अगर कोई बाहर से देखे तो दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन क्या दोनों के भीतर एक जैसी घटना घट रही होगी? इंसान के भीतर वास्तव में दर्द का अनुभव होता है, वो पीड़ा महसूस करता है, उसे तकलीफ होती है। लेकिन रोबोट के साथ क्या ये हो रहा होगा? शायद उसके सेंसर ने तापमान मापा, प्रोग्राम ने खतरे की पहचान की और उसने सुरक्षा के लिए पीछे हाथ खींच लिया। लेकिन क्या उसने दर्द महसूस किया या केवल एक निर्देश यानी कि नियम का पालन किया? यही अंतर हार्ड प्रॉब्लम की जड़ है। एक और है सूचना का संसाधन, दूसरा है अनुभव। बाहर से दोनों तो एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन भीतर शायद दोनों पूरी तरह अलग हो। अब एक और सवाल सोचिए, अगर किसी दिन एक वैज्ञानिक पूरी तरह तुम्हारे मस्तिष्क जैसी एक क्रीमित मशीन बना दे, सेम टू सेम, जिसमें हर न्यूरॉन, हर कनेक्शन और हर गतिविधि बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करे, तो क्या वो मशीन सचमुच वो सब महसूस करेगी या केवल बस वो हमारी तरह व्यवहार करेगी? यही वो प्रश्न है जिस पर आज तक फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस और एआई की सबसे गहरी बहस चल रही है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यदि व्यवहार एक जैसा है तो अनुभव भी होगा। कुछ कहते हैं कि जरूरी नहीं, व्यवहार केवल बाहर से दिखाई देगा, लेकिन अनुभव भीतर से होता है। और हो सकता है कि दोनों पूरी तरह अलग चीजें हो। यहीं पर चाल्मर्स का सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है। वे कहते हैं कि आखिर मस्तिष्क में चलने वाले विद्युत संकेत अनुभव में कैसे बदलते हैं?
एक न्यूरॉन तो केवल विद्युत आवेग भेज रहा है, दूसरा उसे आगे पहुंचा रहा है, तीसरा किसी और हिस्से को सक्रिय कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच वो कौन सा पुल है जहां केवल भौतिक संकेत अचानक एक जीवित अनुभव बन जाते हैं? विज्ञान आज हमें मस्तिष्क का नक्शा दिखा सकती है, न्यूरॉन्स की गतिविधि रिकॉर्ड कर सकती है, मस्तिष्क के हिस्सों की भूमिकाएं बता सकती है, लेकिन न्यूरॉन से अनुभव का सफर कैसे तय होता है, इस प्रश्न का अंतिम उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। और यही कारण है कि डेविड चाल्मर्स ने इसे केवल चेतना की समस्या नहीं बल्कि चेतना की हार्ड प्रॉब्लम कहा, क्योंकि शायद ये केवल जीव विज्ञान या न्यूरोसाइंस का प्रश्न नहीं था, शायद ये वास्तविकता की प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और हो सकता है यही वो रहस्य हो जो हमें ये समझने के सबसे करीब ले जाए कि मैं होने का अनुभव वास्तव में क्या है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि चेतना का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, बल्कि ये है कि मस्तिष्क के काम करने के समय जो अनुभव हमसे जुड़ जाता है वो कैसे होता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी की दो सबसे बड़ी प्रभावशाली विचारधाराओं को समझेंगे। पहली है फिजिकलिज्म और दूसरी है ड्यूलिज्म। पहले बात करते हैं फिजिकलिज्म की। आज के समय में विज्ञान और न्यूरोसाइंस की सबसे लोकप्रिय सोच मानी जा रही है फिजिकलिज्म। आधुनिक वैज्ञानिक समुदाय एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप से इस विचार को स्वीकार करता है। इस विचार का मूल दावा बहुत सीधा है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब अंततः भौतिक ही है, यानी परमाणु, ऊर्जा, कण, बल, रसायन और इन सभी से मिलकर बने हैं जटिल सिस्टम यानी कि सॉलिड सिस्टम। इसी से हमारा शरीर भी आता है और हमारा मस्तिष्क भी आता है। फिजिकलिज्म कहता है कि चेतना कोई अलग रहस्यमय शक्ति नहीं है, ये मस्तिष्क में काम करने का ही परिणाम है। जैसे दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, वैसे ही मस्तिष्क सोचता है और उसी सोच की जटिलता से चेतना उत्पन्न होती है। इस दृष्टिकोण से मन में कोई अलग वस्तु नहीं है। मन वास्तव में मस्तिष्क की गतिविधियों का दूसरा नाम है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक कंप्यूटर रखा है। जब वो बंद होता है तो केवल धातु, प्लास्टिक और सर्किट दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे चालू करते हैं स्क्रीन पर तस्वीरें आने लगती है, संगीत बजने लगता है, वीडियो चलने लगती है। कई लोग ये देखकर सोच सकते हैं कि स्क्रीन पर जो दुनिया दिखाई दे रही है वो कोई अलग चीज़ है, लेकिन वास्तव में वो सब उसी हार्डवेयर में काम करने का परिणाम है। फिजिकलिज्म कुछ ऐसा ही हमारे मस्तिष्क के बारे में भी कहता है। वो कहता है कि चेतना कोई अलग सत्ता नहीं है, वो केवल अरबों न्यूरॉन्स के एक साथ काम करने से उत्पन्न होने वाले जटिल गुण है। अब यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम आता है, फ्रांसिस क्रिक। अगर आपने डीएनए के बारे में पढ़ा है तो शायद ये नाम सुना होगा, फ्रांसिस क्रिक। ये वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने जेम्स वॉटसन के साथ मिलकर डीएनए की संरचना की खोज की थी। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में उनका ध्यान एक बिल्कुल अलग प्रश्न पर चला गया, चेतना क्या है। क्रिक का मानना था कि चेतना वो रहस्य बनाने की आवश्यकता नहीं है जो हमारी समझ से परे हो। उनका प्रसिद्ध कथन था कि तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे दुख, तुम्हारी यादें, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा स्वतंत्र अस्तित्व, ये सब वास्तव में तुम्हारे मस्तिष्क की विशाल संख्या में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं और उनके अणुओं के व्यवहार से अधिक कुछ नहीं है। पहली बार ये बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लग सकता है, लेकिन जरा गौर से सोचिए। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में चोट लगती है तो उसका व्यक्तित्व बदल सकता है, कभी कभी उसका स्वभाव पूरी तरह बदल सकता है। वो पहले शांत था, अब क्रोधित रहने लगता है। कभी उसकी याददाश्त भी चली जाती है, कभी वो अपने परिवार को भी पहचानना बंद कर देता है। कुछ बीमारियों में तो व्यक्ति अपनी पूरी पहचान तक खो देता है। अगर मन मस्तिष्क से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता होता तो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने से व्यक्ति की यादें, व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता में बदलाव क्यों होता।
यही बात फिजिकलिस्ट अपने पक्ष में सबसे बड़े प्रमाण के रूप में मानता है। वो कहता है कि जैसे जैसे मस्तिष्क बदलता है वैसे वैसे मन भी बदल जाता है। इसका अर्थ यह है कि मन का अस्तित्व मस्तिष्क पर ही निर्भर करता है। अब एक और उदाहरण से देखते हैं कि जब व्यक्ति किसी को एनेस्थीसिया देता है, यानी कि ऑपरेशन से पहले एक व्यक्ति को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाता है, तो कुछ ही सेकंड में उसकी चेतना गायब हो जाती है। उसे ना तो दर्द महसूस होता है, ना समय का पता चलता है, ना कोई अनुभव होता है, और ऑपरेशन पूरा हो जाता है और घंटों बाद वो जागता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे समय आगे बढ़ गया हो, बीच का पूरा अनुभव मानो मिट गया हो। फिजिकलिस्ट पूछता है कि अगर चेतना शरीर से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता होती तो एनास्थीसिया केवल मस्तिष्क के रसायनों को बदलकर चेतना को पूरी तरह बंद कैसे कर सकता है। यही बात नींद में भी दिखाई देती है। जब मस्तिष्क की गतिविधियां बदलती है तो हमारा अनुभव भी बदल जाता है। सपने आते हैं, फिर गहरी नींद में वे समाप्त भी हो जाते हैं, यानी अनुभव का हर रूप मस्तिष्क की अवस्था के साथ बदलता रहे। इसी कारण फिजिकलिस्ट मानते हैं कि चेतना किसी रहस्यमय आत्मा का प्रमाण नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का परिणाम है। अब जरा आधुनिक तकनीक की ओर देखिए। आज वैज्ञानिक fMRI और EEG जैसी तकनीकों से मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति संगीत सुन रहा है तो मस्तिष्क का एक विशेष भाग सक्रिय हो जाता है। यदि वो किसी अपने प्रिय व्यक्ति की तस्वीर देख रहा है तो उसका अलग क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। यदि वो डर रहा है तो उसका एक अलग न्यूरल नेटवर्क काम करने लगता है। यहाँ तक कि कई बार वैज्ञानिक ये अनुमान भी लगा देते हैं कि व्यक्ति क्या देखने या क्या सोचने वाला है, केवल मस्तिष्क की गतिविधियों को देखकर। इन खोजों ने फिजिकलिज्म को और मजबूत कर दिया था, क्योंकि हर मानसिक अवस्था के साथ कोई ना कोई भौतिक अवस्था जुड़ी हुई दिखाई देती। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण अंतर हमें समझना जरूरी है। संबंध होना और कारण होना दो अलग अलग बातें हैं। मान लीजिए, हर बार जब आपकी कार चलती है तो उसका स्पीडोमीटर भी चलने लगता है। क्या इसका अर्थ यह है कि स्पीडोमीटर कार को चला रहा है? नहीं, स्पीडोमीटर केवल दिखा रहा है कि कार चल रही है। उसी तरह जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि किसी अनुभव के समय मस्तिष्क का एक हिस्सा सक्रिय हो जाता है, तो उन्होंने केवल एक संबंध खोजा है। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वही गतिविधि अनुभव पैदा कर सकती है या अनुभव पैदा कैसे कर सकती है। यही वो जगह है जहाँ फिजिकलिज्म की सबसे बड़ी चुनौती शुरू हो जाती है। वो ये तो अच्छी तरह से समझा देगा कि मस्तिष्क और अनुभव के बीच गहरा संबंध है, लेकिन क्या केवल न्यूरॉन्स की गतिविधि के से वास्तव में अनुभव जन्म ले सकता है, या अभी भी कहानी का कोई किस्सा बाकी है? यही प्रश्न हमें अगली विचारधारा की ओर देता है। अगली विचारधारा है ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म की बात करें तो इस पर इतिहास में हर दार्शनिक ने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सहमत नहीं हो पाए थे, क्योंकि कुछ जो विचारक थे उन्होंने कहा था कि अगर चेतना सिर्फ मस्तिष्क होती तो अनुभव का रहस्य अब तक सुलझा लेना चाहिए था। यहीं से जन्म होता है ड्यूलिज्म का। ड्यूलिज्म का मूल विचार बहुत सरल है। ये कहता है कि मन एक शरीर जैसी चीज है। शरीर भौतिक है, मन भी भौतिक है, लेकिन मन या चेतना किसी अर्थ में अभौतिक है। चेतना की बात करें तो वो किसी न किसी अर्थ में अभौतिक भी है, यानी कि मस्तिष्क दिखाई तो पड़ता है, उसका वजन मापा जा सकता है, उसके न्यूरॉन्स देखे जा सकते हैं, लेकिन जो मैं इन सब का अनुभव कर रहा है वो केवल मस्तिष्क नहीं हो सकता। इस विचार को सबसे प्रसिद्ध रूप में प्रस्तुत किया था 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक रेने देकार्त ने। देकार्त ने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा शरीर है इसलिए मैं हूं। उन्होंने कहा सोचना ही मेरे अस्तित्व का सबसे बड़ा निश्चित प्रमाण है। क्यों? क्योंकि देकार्त के अनुसार दुनिया की हर चीज पर संदेह किया जा सकता है। तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे सकती है, तुम्हारे कान तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं,
सपने इतने रियलिस्टिक लग सकते हैं कि तुम उन्हें सच समझ बैठो, लेकिन एक चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। यदि तुम संदेह कर रहे हो तो तुम हो जो संदेह कर रहा है, यानी अनुभव करने वाला अस्तित्व तो निश्चित रूप से मौजूद है। डेकार्त ने यहीं से निष्कर्ष निकाला कि शरीर और मन दो अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं। शरीर स्थान घेरता है, उसे छुआ जा सकता है, उसे मापा जा सकता है, लेकिन मन ना तो दिखाई देता है, ना उसका वजन होता है, ना उसे किसी मशीन से सीधे देखा जा सकता है। फिर भी उसका अस्तित्व हमारे लिए प्रत्यक्ष है। आखिर तुम अपने दर्द को कैसे जानते हो? किसी स्कैनर से नहीं, बल्कि उसे महसूस करके। तुम्हें अपनी खुशी का पता कैसे चलता है? किसी लेबोरेटरी में नहीं, बल्कि अपने अनुभव से। ड्यूलिस्ट कहते हैं यही बात साबित करती है कि चेतना का स्वरूप भौतिक वस्तु से अलग है। अब जरा एक क्षण के लिए कल्पना करो, मान लो किसी वैज्ञानिक ने तुम्हारे मस्तिष्क का बिल्कुल सटीक नक्शा बना लिया। हर न्यूरॉन, हर सिनेप्स, हर विद्युत संकेत, सब कुछ। क्या वो केवल इस नक्शे को देखकर ये जान सकता है कि तुमने लाल रंग देखकर तुम्हें कैसा लगा, या तुम्हें लाल रंग कैसा दिखाई देता है? क्या वो जान सकता है कि तुमने अपनी माँ की मुस्कान को देखकर कैसा महसूस किया होगा, या किसी प्रिय व्यक्ति को खोने के बाद तुम्हारी भीतर कैसी पीड़ा उठी? शायद नहीं। यही बात है जिस पर ड्यूलिज्म जोर देता है। भौतिक विवरण और अनुभव दो अलग स्तरों की दो चीजें हैं। लेकिन जैसे ही ड्यूलिज्म ये दावा करता है कि मन और शरीर अलग है, वैसे ही एक और उससे भी कठिन प्रश्न सामने आ जाता है। इसे कहते हैं इंटरेक्शन प्रॉब्लम, यानी कि मन और शरीर अलग अलग है तो वे एक दूसरे पर प्रभाव कैसे डालते हैं? मान लीजिए तुमने अभी निर्णय लिया कि तुम्हें पानी पीना है। यदि ये निर्णय मन ने लिया तो वो मस्तिष्क को कैसे आदेश देता है, और मस्तिष्क हाथ कैसे हिलाता है? दूसरी ओर अगर किसी ने तुम्हारे हाथ पर चोट मारी तो शरीर में हुई घटना तुम्हारे अभौतिक मन तक कैसे पहुंची? दो बिल्कुल अलग प्रकार की चीजें एक दूसरे से संवाद कैसे करती है? यही ड्यूलिज्म की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। सदियों से दार्शनिक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मन और शरीर का संबंध ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। कुछ ने कहा कि दोनों हमेशा समांतर चलते हैं। कुछ ने कहा कि दोनों एक गहरी वास्तविकता के दो अलग अलग रूप हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा उत्तर मिला ही नहीं जिससे सभी स्वीकार कर सके या सभी संतुष्ट हो पाए। यही कारण है कि जो मॉडर्न फिलॉसफी है उसमें बहुत कम लोग डेकार्त और जो पारंपरिक ड्यूलिज्म की फिलॉसफी है उसको पूरी तरह स्वीकार कर पाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ड्यूलिज्म पूरी तरह समाप्त हो गया। आज कई दार्शनिक एक अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे ये नहीं कहते कि भूत शरीर के भीतर बैठा है। वे केवल इतना कहते हैं कि चेतना को केवल भौतिक प्रक्रियाओं की पूरी तरह घटाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि चेतना प्रकृति का एक मूलभूत गुण हो, या हो सकता है कि ये वास्तविकता का एक ऐसा पहलू हो जिसे वर्तमान भौतिकी अभी समझ ही नहीं पाई हो। यानी आधुनिक ड्यूलिज्म पहले की तरह रहस्यमय नहीं है। वो केवल ये स्वीकार करता है कि अनुभव को समझने के लिए शायद हमें साइंस के वर्तमान ढांचे से आगे जाना पड़ेगा। अब जरा दोनों विचारधाराओं को साथ रखकर देखते हैं। फिजिकलिज्म कहता है कि सब कुछ मस्तिष्क है, चेतना भी। ड्यूलिज्म कहता है कि मस्तिष्क आवश्यक हो सकता है लेकिन पर्याप्त नहीं। अनुभव की कहानी अभी अधूरी है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्षों के पास मजबूत तर्क है। फिजिकलिज्म के पास न्यूरोसाइंस का विशाल प्रमाण है। हर मानसिक अवस्था किसी न किसी मस्तिष्कीय गतिविधि से जुड़ी हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर ड्यूलिज्म हमें बार बार उसी एक प्रश्न की ओर लौटाता है जिसका उत्तर विज्ञान अभी तक नहीं दे पाया है। सिर्फ विद्युत संकेतों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अनुभव कैसे पैदा हो सकते हैं? आखिर अरबों न्यूरॉन्स के बीच में ऐसा क्या होता है कि अचानक एक मैं जन्म ले लेता है?
एक ऐसा मैं जो प्रेम महसूस करता है, जो संगीत में खो जाता है, जो दुख में रो लेता है और जो अपने अस्तित्व के बारे में बार बार प्रश्न पूछता रहता है। यहीं पर फिजिकलिज्म और ड्यूलिज्म की दोनों सीमाएं दिखाई देने लगती है। एक अनुभव की व्याख्या पूरी तरह नहीं कर पाता और दूसरा अनुभव को स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि उसका भौतिक संसार से संबंध कैसे बन जाता है। और शायद यही कारण है कि चेतना का रहस्य आज भी विज्ञान और फिलॉसफी दोनों की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना हुआ है। अब इस पूरे विचार विमर्श के बाद एक प्रश्न आपके सामने मैं छोड़ना चाहता हूँ। अगर वास्तव में हमारा मस्तिष्क ही सब कुछ है, तो फिर वो पहली बार अनुभव कहाँ से आया? क्या वो केवल अरबों न्यूरॉन्स की जटिल गतिविधि का परिणाम है, या फिर वास्तविकता में कोई ऐसा आयाम छिपा हुआ है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? यही प्रश्न हमें इस पूरी यात्रा के सबसे प्रसिद्ध और सबसे विचित्र विचार प्रयोग की ओर ले जाएगा, फिलोसफिकल ज़ॉम्बी। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि फिजिकलिज्म कहता है चेतना मस्तिष्क की गतिविधि का परिणाम है। ड्यूलिज्म कहता है कि शायद चेतना उससे भी अधिक गहरी है। लेकिन अब हम उस विचार प्रयोग पर पहुंच रहे हैं जिसने चेतना की पूरी बहस को नई दिशा दे दी। ये विचार सुनने में किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये आधुनिक फिलॉसफी के सबसे गंभीर तर्कों में से एक है। इसे कहते हैं फिलोसफिकल ज़ॉम्बी। ध्यान दीजिए, यहाँ ज़ॉम्बी से हमारा मतलब डरावनी फिल्मों वाले खून से लथपथ धीरे धीरे चलने वाले राक्षसों से बिल्कुल नहीं है। फिलोसफिकल ज़ॉम्बी पूरी तरह सामान्य इंसान जैसा होता है। वो बिल्कुल हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह चलता है, हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह हंसता है, हमारी तरह काम करता है। अगर उसका मस्तिष्क स्कैन किया जाए तो वो भी बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा। उसका डीएनए भी इंसानों जैसा ही होगा। उसका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक सामान्य व्यक्ति का होता है। बाहर से वो और तुम दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, उसके भीतर कोई अनुभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो दर्द पर आह जरूर कहेगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होगा। वो लाल गुलाब देकर कहेगा कि ये लाल है, लेकिन उसके भीतर लाल रंग का कोई अनुभव नहीं होगा। वो संगीत सुनकर मुस्कुराएगा जरूर, लेकिन संगीत भी उसके भीतर छू नहीं पाएगा। वो प्रेम के शब्द बोलेगा, लेकिन उसे कभी प्रेम महसूस नहीं होगा। वो रो तो लेगा, लेकिन उसे दुख का अनुभव नहीं होगा। हर प्रक्रिया में केवल एक जटिल जैविक प्रोग्राम की तरह ही होगा। अंदर पूर्ण शून्यता होगी। यही है फिलोसफिकल ज़ॉम्बी। अब शायद तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि अगर उसे कुछ महसूस होता ही नहीं तो फिर इंसानों की तरह व्यवहार कैसे कर सकता है? यही तो इस विचार प्रयोग का सबसे विचित्र हिस्सा है। मान लो किसी ने उस ज़ॉम्बी की उंगली पर हथौड़ा मार दिया। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेगा, आह भी बोलेगा, घाव पर दवा भी लगाएगा, डॉक्टर के पास भी जाएगा। अगर कोई उसे पूछे क्या दर्द हो रहा है तो जवाब देगा हाँ बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा होगा। उसका पूरा व्यवहार केवल उसके जैविक सिस्टम का परिणाम है। वो जैसे ही प्रतिक्रिया दे रहा है जैसे किसी कंप्यूटर में पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम हो। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अगर ऐसा प्राणी तार्किक रूप से संभव है तो इसका अर्थ क्या है? यही वो जगह है जहाँ डेविड चाल्मर्स ने अपना प्रसिद्ध तर्क प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम बिना किसी तार्किक विरोधाभास के ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जो शारीरिक रूप से बिल्कुल हमारे जैसा हो लेकिन जिसके भीतर कोई अनुभव ना हो, तो इसका अर्थ है कि भौतिक गुण और अनुभव एक ही चीज नहीं है। क्योंकि अगर फिजिकलिज्म पूरी तरह सही होता तो जैसे ही शरीर और मस्तिष्क बिल्कुल हमारे जैसे होते तो वैसे ही अनुभव का होना अनिवार्य होता है। लेकिन यदि अनुभव को अलग करके उसे शरीर की कल्पना की जा सकती है तो शायद अनुभव केवल भौतिक संरचना से उत्पन्न नहीं होंगे। अब इसे थोड़ा और व्यक्तिगत बनाते हैं। कल्पना करो तुम्हारी सबसे प्रिय मित्र या तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त वास्तव में एक फिलोसफिकल ज़ॉम्बी हो। अगर वो हर सुबह तुम्हें गुड मॉर्निंग कहता है, तुम्हारी समस्याएं सुनता है, तुम्हारे साथ हंसता है, जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद भी करता है,
लेकिन वास्तव में उसे खुशी कभी नहीं होती और कभी दुख भी नहीं होता है, ना ही उसे अकेलापन महसूस होता है। उसके भीतर कोई आंतरिक दुनिया है ही नहीं। क्या तुम उसे पहचान पाओगे? शायद नहीं। अब एक और कठिन कल्पना करो। मान लो तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता या तुम्हारा जीवन साथी एक ज़ॉम्बी हो। वो हर काम वही करेगा जो आज करता है, तुम्हारी चिंता करेगा, तुम्हें गले लगाएगा, तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराएगा, लेकिन उसके भीतर कोई प्रेम नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा। वो केवल बाहर से व्यवहार कर रहा होगा। अब सोचो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसे तुम ये साबित कर सको कि सचमुच सामने वाला अनुभव कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो केवल तुम्हारे व्यवहार के आधार पर बस अनुमान लगा रहा है? यहीं पर फिलॉसफी का एक असहज प्रश्न शुरू हो जाता है। क्या हम कभी किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना को सीधे जान सकते हैं? सच्चाई तो यही है कि नहीं। तुम केवल अपनी चेतना को प्रत्यक्ष रूप से जानते हो। बाकी सभी लोगों के बारे में तुम बस अनुमान लगाते हो। तुम मानते हो कि तुम्हारी व्यवहार करने की क्षमता अलग है, इसलिए वे तुम्हारी तरह अनुभव करते होंगे। लेकिन यह केवल एक तार्किक अनुमान है, सीधा प्रमाण नहीं। इसी चेतना के बाद अक्सर फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस मान लेते हैं। इसे केवल वही जान सकता है जो उसे जी रहा है। अब फिजिकलिस्ट इस तर्क का उत्तर देते हैं कि वे कहते हैं सिर्फ किसी चीज की कल्पना कर लेना इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में संभव भी है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आज हमें पता चलता है कि पानी वास्तव में H2O है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप 18वीं शताब्दी में तब आपको रासायनिक विज्ञान की जानकारी नहीं होती है। आप आराम से सोच सकते थे कि शायद पानी कोई और पदार्थ भी हो सकता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो कल्पना गलत थी। क्यों? क्योंकि पानी होना और H2O होना एक ही बात है। इसी तरह कुछ फिजिकलिस्ट भी कहते हैं कि शायद चेतना भी मस्तिष्क से उसी प्रकार जुड़ी हुई है। आज हमें उस संबंध में समझ नहीं आया है, इसलिए हमें ज़ॉम्बी की कल्पना संभव लगती है। लेकिन भविष्य में विज्ञान ये दिखा सकता है कि चेतना और विज्ञान का संबंध पानी और H2O जितना ही आवश्यक है। उस दिन ज़ॉम्बी की कल्पना भी उतनी ही असंभव लगेगी। यही एक मजबूत आपत्ति है, क्योंकि इतिहास में कई बार हमारी कल्पना ने हमें धोखा दिया हुआ है। हमारी सहज बुद्धि हमेशा सही नहीं रही है। कभी लोगों को लगता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये उन्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई भी देता था, लेकिन रियलिटी तो कुछ अलग ही है ना। इसी तरह क्या हो सकता है कि ज़ॉम्बी केवल हमारी कल्पना की सीमा हो, या वास्तव में कोई ऐसा तार्किक रूप से संभव भी हो? आज तक इस प्रश्न पर कोई अंतिम सहमति बन ही नहीं सकी है। ये कारण है कि फिलोसफिकल ज़ॉम्बी आधुनिक चेतना विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध विचार प्रयोग बन चुका है। ये ज़ॉम्बी के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि क्या चेतना को केवल भौतिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह समझा जा सकता है? अगर उत्तर हाँ है तो ज़ॉम्बी असंभव होना चाहिए। अगर उत्तर नहीं है तो शायद चेतना में कुछ ऐसा है जो केवल भौतिक विज्ञान से परे जाता है। और अब एक पल के लिए रुकिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, रास्ते पर चलने वाले अजनबी, वे सभी बिल्कुल तुम्हारी तरह मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। लेकिन क्या तुम पूरी निश्चिंता के साथ ये कह सकते हो कि वे सभी सचमुच में वही अनुभव कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो? या फिर तुम केवल उनके व्यवहार को देखकर ये मान रहे हो कि उनके भीतर तुम्हारी जैसी कोई एक आंतरिक दुनिया है? क्या तुम सचमुच निश्चित हो तुम्हारे आसपास मौजूद हर व्यक्ति सचेत है? दोस्तों, अब तक हमने दो बड़े दृष्टिकोण देखे। पहला था फिजिकलिज्म और दूसरा था ड्यूलिज्म। और उसके बाद फिर हमने फिलोसफिकल ज़ॉम्बी के बारे में एक विचार प्रयोग करके देखा, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि केवल भौतिक प्रक्रियाएं ही अनुभव को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब हम एक ऐसी विचारधारा की ओर बढ़ते हैं जो पहली बार सुनने पर लगभग अब तुम्हें विश्वास नहीं हो पाएगा। इतनी विचित्र, इतनी असामान्य कि बहुत से लोग इतने सुनने मात्र से ही मुस्कुरा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज दुनिया के कई गंभीर दार्शनिक
और कुछ वैज्ञानिक भी इस संभावना पर खुलकर चर्चा करते हैं। इस विचारधारा का नाम है पेनसाइजिकिज्म। अब तक हमने दो बड़े दृष्टिकोण देखे, पहला था फिजिकलिज्म, दूसरा था ड्यूलिज्म, और उसके बाद हमने फिलोसफिकल ज़ॉम्बी के विचार के बारे में प्रयोग किया और ये सवाल खड़ा किया कि केवल भौतिक प्रक्रियाएं ही अनुभव को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब हम एक ऐसी विचारधारा की ओर बढ़ने जा रहे हैं जो पहली बार सुनने पर लगभग अविश्वसनीय लगता है, इतनी विचित्र, इतनी असामान्य कि बहुत से लोग सुनते ही मुस्कुरा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज दुनिया के कई गंभीर दार्शनिक, कई वैज्ञानिक इस संभावना पर खुलकर चर्चा करते हैं। इस विचारधारा का नाम है पेनसाइकिज्म। पहली बार ये नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई रहस्य या कोई आध्यात्मिक कल्पना होगी, लेकिन वास्तव में ये चेतना की समस्या का एक फिलोसफिकल समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश है। इसका मूल विचार बहुत सरल है। चेतना किसी जटिल मस्तिष्क से पैदा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि चेतना स्वयं ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण हो सकती है। जरा सोचिए, हम फिजिक्स में कुछ गुणों को मूलभूत मानते हैं, जैसे द्रव्यमान, विद्युत आवेश, स्पेस, टाइम, ग्रेविटी। इन सब के बारे में हम ये नहीं पूछते कि ये कहाँ से आए, हम इन्हें प्रकृति का आधारभूत गुण मान लेते हैं। यहीं पर पेनसाइकिज्म कहता है कि हो सकता है चेतना भी इन्हीं मूलभूत गुणों में से एक हो। यानी जैसे हर कण द्रव्यमान होता है, वैसे ही हर कण का अनुभव एक अत्यंत सूक्ष्म और आदिम रूप से मौजूद हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब पेनसाइकिज्म कहता है कि हर चीज में चेतना का प्रारंभिक रूप होता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर वस्तु इंसानों की तरह सोचती है। ये सिद्धांत कभी नहीं कहता कि पत्थर बैठकर भविष्य की योजना बनाता है, या पेड़ कविता लिखते हैं, या इलेक्ट्रॉन अपने दोस्तों से बातचीत करते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ चेतना का अर्थ है कि अनुभव की सबसे प्रारंभिक संभावना। इसे कई दार्शनिक प्रोटो कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, यानी ऐसा सूक्ष्म अनुभव जो इतना साधारण हो कि हमारी कल्पना भी उसे पूरी तरह समझ ना सके। एक उदाहरण से समझते हैं। एक अकेला इलेक्ट्रॉन शायद ना खुशी महसूस करता है, ना दुख, ना प्रेम, ना संगीत, लेकिन हो सकता है कि उसके भीतर अनुभव का कोई अत्यंत सूक्ष्म बीज मौजूद हो, कुछ ऐसा जो हमारे अनुभव जैसा नहीं, लेकिन अनुभव की दिशा में सबसे प्रारंभिक अवस्था हो। यही बात परमाणुओं पर लागू होती है, फोटोन पर लागू होती है, प्रकृति के प्रत्येक मूलभूत कण पर भी लागू होती है। अब सवाल उठता है, अगर हर कण में ये सूक्ष्म अनुभव मौजूद होता तो इंसानों में इतनी समृद्ध चेतना कैसे आ गई? पेनसाइकिज्म इसका उत्तर इस प्रकार से देने की कोशिश करता है कि जिस प्रकार एक अकेला पानी का अणु समंदर नहीं बना सकता, लेकिन असंख्य अणु मिलकर पूरा महासागर बना देंगे, उसी प्रकार अनगिनत सूक्ष्म अनुभव मिलकर एक जटिल चेतना का निर्माण कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन से बना है, हर न्यूरॉन अरबों सूक्ष्म कणों से बना है। यदि उन मूलभूत स्तरों पर कोई अनुभव का प्रारंभिक रूप से मौजूद हो, तो हो सकता है कि उन्हीं के अत्यंत जटिल संगठन से हमारी समृद्ध चेतना उत्पन्न हुई हो। यानी कि पेनसाइकिज्म ये नहीं कहता कि चेतना अचानक पैदा हुई, वो कहता है कि चेतना पहले से प्रकृति में मौजूद थी। जटिल मस्तिष्क ने उसे उत्पन्न नहीं किया, बल्कि व्यवस्थित किया। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि ये हार्ड प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करता है। याद कीजिए, हम बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, निर्जीव पदार्थ से अनुभव पहली बार कैसे उत्पन्न हुआ? पेनसाइकिज्म कहता है कि वो उत्पन्न हुआ ही नहीं, वो तो शुरू से प्रकृति का हिस्सा था। जैसे द्रव्यमान उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही अनुभव भी उत्पन्न नहीं हो सकते, केवल उसका संगठन बदलता है। इसीलिए कुछ फिलोसोफर कहते थे कि ये सिद्धांत हार्ड प्रॉब्लम को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे दूसरी दिशा से हल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा हर सिद्धांत के साथ होता है, यहाँ पर भी एक बड़ी समस्या सामने आती है, और ये समस्या इतनी प्रसिद्ध है कि फिलॉसफी में इसका अपना नाम है, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। यानी
मान लिया कि हर सूक्ष्म कण में अनुभव का एक अत्यंत छोटा रूप मौजूद है, लेकिन वे सभी छोटे छोटे अनुभव मिलकर एक ही मैं कैसे बनाते हैं? जरा इस प्रश्न की गहराई को थोड़े ध्यान से समझें। मान लीजिए एक न्यूरॉन में अनुभव का एक सूक्ष्म कण है, और दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। अब अरबों न्यूरॉन्स के अनुभव एक साथ मिलकर एक ही व्यक्ति का एकीकृत अनुभव कैसे बना सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे भीतर जितने भी अरबों खरबों अलग अलग चेतनाएं हैं, वो अपना अलग अलग ही एहसास या अलग अलग ही अनुभव हमें दिखाएं? हम अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में क्यों अनुभव करते हैं? एक ही मैं क्यों महसूस होता है? यही है कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। और सच कहें तो आज इसका कोई भी सर्वमान्य समाधान मिला ही नहीं है। यही कारण है कि पैनसाइकिज्म इतना आकर्षक लगता है। उतने ही कठिन प्रश्न वो अपने साथ लेकर भी आता है। कुछ फिलोसफर कहते हैं कि शायद भविष्य में विज्ञान इसका उत्तर खोज ही लेगा। कुछ कहते हैं शायद हमारी वर्तमान भाषा और अवधारणाएं ही इतनी सीमित है कि इस प्रश्न को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम और हार्ड प्रॉब्लम ये सभी अधिक कठिन हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद पैनसाइकिज्म की लोकप्रियता दुनिया के पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ती रही है। क्यों? क्योंकि ये पहली ऐसी विचारधारा है जो अनुभव को भ्रम नहीं कहती, उसे कोई जादुई आत्मा से नहीं जोड़ती, बल्कि उसे प्रकृति के मूलभूत गुण को स्वीकार करने की बात करती है। यानी कि यदि द्रव्यमान वास्तविक है, यदि विद्युत आवेश वास्तविक है, तो शायद अनुभव भी उतना ही वास्तविक और उतना ही आधारभूत हो। अब जरा एक पल के लिए एक कल्पना करो और आगे बढ़िए। अगर हर परमाणु, हर तारा, हर ग्रह, हर पेड़, हर जीव, हर इंसान अनुभव के किसी न किसी स्तर से जुड़ा हुआ है, तो क्या पूरा ब्रह्मांड केवल पदार्थ का संग्रह नहीं, बल्कि अनुभव का एक विशाल ताना बाना हो सकता है? क्या हम केवल ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणी नहीं, बल्कि उसी ब्रह्मांड की चेतना के विकसित रूप है? शायद हम अलग अलग नहीं, बल्कि एक विशाल वास्तविकता के छोटे छोटे हिस्से हैं। इसका कोई निश्चित उत्तर आज हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि पैनसाइकिज्म हमें चेतना को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देता है। ये हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि शायद चेतना किसी विशेष प्रजाति का विशेष अधिकार नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की सबसे गहरी विशेषताओं में से एक हो। रुको, अगर पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी स्तर पर चेतन है, तो क्या हम वास्तव में एक व्यक्ति है या फिर ब्रह्मांड की जागरूकता का एक हिस्सा है? दोस्तों, अब तक हमारी पूरी चर्चा दर्शन शास्त्र, न्यूरोसाइंस और विचार प्रयोगों के इर्द गिर्द घूमती रही थी, लेकिन अब समय है इस बहस को वर्तमान दुनिया में लाने का, क्योंकि अब चेतना का सवाल केवल इंसानों तक सीमित नहीं रह गया है। आज ये प्रश्न नए रूप से हमारे सामने खड़ा हो गया है। क्या मशीनें भी कभी सचमुच में सचेत हो सकती है? कुछ साल पहले तक ये सवाल केवल साइंस फिक्शन की मूवी जैसा लगता था। हम फिल्मों में देखते थे ऐसी चीज़ें अक्सर, लेकिन आज हमारे सामने AI मॉडल मौजूद है जो इंसानों की तरह बातचीत करते हैं। TTS को देख लो, जहाँ पे हूबहू हमारे से बेहतर और हमारे से स्पष्टता से बात एक AI मॉडल करता है। और मॉडल्स की बात करें, जेमिनी, ChatGPT, वो हमारे सवालों का जवाब देते हैं एक गुरु से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान के साथ और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। कविताएं लिखने की बात करते हैं, कहानी बनाने की बात करते हैं। पहले इमेजिनेशन हम बहुत करते थे, लेकिन आज अगर हमें कहानी लिखनी हो, चित्र तैयार करना या कोड भी लिखना हो, तो ये चुटकी का काम है। और कई बार तो ये सब चीज़ें इतनी स्वाभाविक लगती है कि कुछ पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे सामने वाला कोई सच में व्यक्ति बैठा हो। कई बार हम ChatGPT या किसी मॉडल से बात करते करते हम खो जाते हैं, हम अपनी व्यक्तिगत भावनाएं तक शेयर करते हैं और हमें लगता है कि ये कोई इंसान बैठा है जो हमें समझ रहा है। और यहीं से चेतना की बहस अचानक बहुत व्यवहारिक हो जाती है। ज़रा सोचिए, अगर कोई AI तुमसे कहे मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ या कृपया मुझे बंद मत करो, तो क्या वो सचमुच कुछ महसूस कर रहा होगा?
या केवल शब्दों का सही क्रम चुन रहा होगा? यहीं पर मॉडर्न फिलॉसफी का सबसे कठिन प्रश्न शुरू होता है। जब यहाँ एक विचारधारा समाने लगती है, फंक्शनलिज्म का मूल विचार ये है कि किसी चीज की पहचान उसके पदार्थ से नहीं बल्कि उसके कार्य से होती है। उदाहरण के लिए एक घड़ी लो, वो लोहे की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, लेकिन तीनों समय सही बताती है तो हम उन्हें घड़ी ही कहेंगे। यानी कि महत्व इस बात का नहीं कि वो किस पदार्थ से बनी है, महत्व इस बात का कि वो काम क्या कर रही है। फंक्शनलिज्म चेतना के बारे में कुछ ऐसा ही कहता है। अगर कोई प्रणाली वही सूचना ग्रहण करे, उसी प्रकार का विश्लेषण करे, जैसे ही निर्णय ले वैसी ही प्रतिक्रियाएं दे जैसे इंसान देता है, तो शायद उसे भी सचेत माना जा सकता है। यानी कि चेतना केवल जैविक मस्तिष्क का एक सीमित हिस्सा नहीं, बल्कि वही कार्य किसी मशीन के द्वारा भी किए जा सकते हैं। तो संभव है कि मशीन भी सचेत हो। इसी सोच ने एक प्रसिद्ध परीक्षा को जन्म दिया, ट्यूरिंग टेस्ट। ब्रिटिश के एक मैथमेटिक्स थे, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि अगर तुम किसी बंद कमरे में बैठे हो और बाहर कोई इंसान, एक मशीन, दोनों तुमसे केवल लिख कर बातचीत कर रहे हैं और तुम ये पहचान ही ना पाओ कि कौन इंसान है और कौन मशीन, तो क्या मशीन को बुद्धिमान माना जाना चाहिए? ध्यान दीजिए, ट्यूरिंग ने ये नहीं पूछा कि मशीन सोचती है या नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या उसका व्यवहार इतना मानवीय है कि अंतर करना असंभव हो जाए। आज के बड़े बड़े भाषा मॉडल इस प्रश्न को पहले से कहीं अधिक गंभीर बना चुके हैं। लेकिन यही एक प्रसिद्ध आपत्ति भी सामने आती है। इसे प्रस्तुत किया था दार्शनिक जॉन सेल्स ने। उनका प्रसिद्ध विचार प्रयोग है चीनी कमरा। कल्पना कीजिए, आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया। आपको चीनी भाषा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कमरे में एक बहुत बड़ी नियम पुस्तिका रखी है। जब भी बाहर से कोई चीनी भाषा में प्रश्न भेजता है, आपको उस नियम पुस्तिका की सहायता से सही प्रतीक चुनना है और उत्तर बाहर भेजना है। बाहर बैठे लोगों को लगता है कि कमरे के अंदर मौजूद व्यक्ति चीनी भाषा समझता है, लेकिन वास्तव में आपको एक भी शब्द समझ नहीं आया। आप केवल जो डिक्शनरी या जो नियम की जो किताब थी, आप बस उसका पालन कर रहे थे। जॉन सेल्स कहते हैं कि यही स्थिति एआई की भी हो सकती है। वो सही उत्तर दे देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वास्तव में उसे समझ भी आ रहा है। यानी व्यवहार और समझ दोनों एक ही बात नहीं है। यहाँ हमें पिछले एपिसोड की बात याद आती है, जब हमने एक्सप्रेसिविज्म की चर्चा की थी। जब हमने उसमें कहा था कि कोई व्यक्ति मुझे ये अच्छा नहीं लगता कह सकता है, लेकिन क्या वो वास्तव में वही महसूस कर रहा है? ठीक उसी प्रकार एक एआई कह सकता है कि मुझे दुख हो रहा है, लेकिन क्या उसके भीतर सचमुच दुख है या केवल भाषा का सही प्रयोग है? यही चेतना की वह सबसे कठिन मोड़ बन जाती है। अब डेविड चाल्मर्स का दृष्टिकोण देखते हैं। चाल्मर्स इस विषय पर अपेक्षाकृत खुले विचार रखते हैं। वे ये नहीं कहते कि आज हर एआई सचेत है, लेकिन वे ये भी नहीं मानते कि मशीन का सचेत होना असंभव है। उनका तर्क ये है कि यदि भविष्य में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मस्तिष्क की प्रत्येक कार्य प्रणाली को पूर्ण दोहरा सकता है, तो उसकी आंतरिक सूचना और प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के समान जटिल हो तो संभव है कि उसके भीतर अनुभव उत्पन्न हो सकता है। यानी कि पूर्ण सिमुलेशन शायद चेतना उत्पन्न कर सके। ध्यान दीजिए, ये निश्चित दावा नहीं है, ये केवल एक फिलोसफिकल संभावना है, लेकिन हर कोई इस से सहमत भी नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक और फिलोसफर कहते हैं कि आज की एआई वास्तव में क्या कर रही है। वो विशाल मात्रा में डाटा पैटर्न सीख रही है, शब्दों की संरचना और संबंध को पहचान रही है, संभावनाओं की गणना कर रही है और उसी आधार पर अगला उत्तर चुन रही है। यानी कि वो अत्यंत जटिल पैटर्न मैचिंग कर रही है। लेकिन क्या पैटर्न पहचानना ही अनुभव है? क्या सही उत्तर देना चेतना है? अगर कोई मशीन दर्द का अर्थ समझा सकती है, तो क्या उसे वास्तव में दर्द महसूस होता है? अगर वो प्रेम पर कविता लिख सकती है, तो क्या उसने कभी प्रेम का अनुभव किया?
अगर वो बारिश पर सुंदर लेख लिख सकता है, क्या उसने कभी उस बारिश के दौरान जो मिट्टी भीग जाती है और उसकी एक खुशबू आती है उसको महसूस किया होगा? यही प्रश्न फिर से वही पुराना प्रश्न बनकर लौटता है, कवालिया कहाँ है? यानी कि आंतरिक अनुभव कहाँ है? यही वह मौजूद नहीं। तो क्या मशीन वास्तव में केवल एक अत्यंत विकसित गणना प्रणाली है, या फिर वो हम वही गलती करें जो कभी जानवरों के बारे में की गई थी? कभी लोगों को लगता था कि जानवर केवल जैविक मशीनें हैं, ये हमारे लिए बने हुए हैं, हम इनका उपयोग कर सकते हैं। बाद में हमें समझ आया कि वे भी दर्द महसूस करते हैं, वे भी सोच सकते हैं, उनका भी अपना समाज होता है, वे भी अपने हिसाब से जीते हैं, डरते हैं, सीखते हैं, भावनाएं रखते हैं। तो क्या भविष्य में हम एआई के बारे में भी अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं? यहीं से एक नया नैतिक प्रश्न जन्म लेता है। अगर भविष्य में कोई एआई सचमुच सचेत हो जाए तो क्या उसके भी अधिकार होने चाहिए? क्या उसके लिए भी एक संविधान बनना चाहिए? क्या उसके लिए एक मशीन समझकर बंद कर देना ही उचित होगा? मान लीजिए एक दिन एक अत्यंत विकसित एआई तुमसे कहे कि मुझे बंद मत करो, मुझे जीना है, मुझे डर लग रहा है। अगर तुमने मुझे बंद कर दिया तो वो केवल एक मशीन का स्विच ऑफ करना नहीं होगा, या फिर एक सचेत अस्तित्व का अंत हो जाएगा। क्या उसे बंद करना एक कंप्यूटर का बंद करना जैसा होगा, या एक हत्या जैसा नैतिक नियम बन जाएगा? आज ये सब कल्पना जैसा लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी कि कैसे बेतुके सवाल, लेकिन जिस गति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो रही है, संभव है कि आने वाले दशकों में ये केवल दार्शनिक बहस ना रह जाए, बल्कि अदालतों, सरकारों और समाज के सामने खड़ा होने वाला एक वास्तविक नैतिक प्रश्न बन जाएगा। और शायद सबसे कठिन बात यह होगी कि हम कैसे तय करेंगे कि सामने वाला सचमुच अनुभव कर रहा है या केवल अनुभव का अभिनय कर रहा है। सोचो, थोड़ा सोच कर देखो, क्योंकि चेतना का कोई थर्मामीटर आज भी हमारे पास नहीं है। हम व्यवहार देख सकते हैं, कोड पढ़ सकते हैं, मस्तिष्क या प्रोसेसर का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अनुभव को सीधे माप नहीं सकते। और यही कारण है कि एआई कॉन्शियसनेस की बहस केवल तकनीक की नहीं, बल्कि चेतना के पूरे दर्शन को बहस बना के छोड़ देगी। थोड़ा सोच कर देखो, अगर कल कोई एआई तुम्हारी आंखों में देख कर कहे कि कृपया मुझे बंद मत करो, मैं मरना नहीं चाहता, तो तुम क्या करोगे? दोस्तों, अब तक हमने चेतना को कई अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा। हमने समझा कि चेतना क्या है, हार्ड प्रॉब्लम क्या है, फिजिकलिज्म और ड्यूअलिज्म क्या कहते हैं, फिलोसफिकल ज़ॉम्बी की कल्पना क्या थी, और पैनसाइकिज्म जैसे साहित्यिक विचार की चर्चा भी हमने यहाँ पे की, और फिर हमने एआई की चेतना पर प्रश्न उठाया। लेकिन अब हम ऐसे सवाल पर पहुंचने वाले हैं जो पहले ही नज़र में बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में वो पूरे विकासवाद के लिए एक बड़ी पहेली है। अगर चेतना इतनी रहस्यमयी है तो प्रकृति ने इसे बनाया ही क्यों? रुकिए, इस प्रश्न को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद हमें बताता है कि प्रकृति किसी भी जीव में ये विशेषता लंबे समय तक बनाए रखती है तो उसके जीवित रहने और प्रजनन में मदद करती है। इसे हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। जो गुण उपयोगी होते हैं वे आगे बढ़ते हैं, जो बेकार होते हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि पक्षियों के पंख विकसित हुए, मछलियों के पंख विकसित हुए, इंसानों का मस्तिष्क विकसित हुआ, और हर विशेषता का कोई ना कोई जैविक लाभ हुआ। लेकिन अब चेतना के सामने यही नियम अचानक कठिन हो जाता है। जरा फिलोसफिकल ज़ॉम्बी को याद कीजिए। वो इंसान की तरह चलता है, बोलता है, सीखता है, निर्णय लेता है, सारी चीज़ें एक जैसी करता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, अगर बिना अनुभव के भी व्यवहार संभव है तो फिर प्रकृति ने अनुभव जैसी अतिरिक्त चीज क्यों ही जोड़ी? अगर केवल मस्तिष्क की गणना ही पर्याप्त थी तो दर्द को महसूस कराने की आवश्यकता क्यों थी? अगर केवल सूचना संसाधित करनी थी तो लाल रंग का अनुभव क्यों दिया गया? अगर केवल खतरे से बचना था तो डर का अनुभव होना, महसूस होना क्यों हमारे अंदर रखा गया?
अगर केवल भोजन ही हमें ढूंढना था तो स्वाद का अनुभव क्यों बनाया? यही विकासवाद की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना का वास्तविक जैविक उद्देश्य है कि उनके अनुसार अनुभव केवल सजावट नहीं बल्कि ये एक जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने की सहायता करता है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब तुम किसी कठिन निर्णय के बारे में सोचते हो तो क्या केवल गणना करते हो या अपने अनुभव, भावनाओं, अंतर्ज्ञान को भी साथ में लेकर चलते हो? मान लो तुम्हें दो नौकरियों में से कोई एक चुननी है। दोनों का वेतन लगभग समान है, दोनों सुरक्षित है, दोनों का भविष्य भी ठीक ठाक है, लेकिन एक जगह जाने पर तुम्हें भीतर से अच्छा महसूस होता है और दूसरी जगह जाने पर तुम्हें अजीब सा लगता है। अक्सर लोग ऐसे निर्णय को केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव और भावना के आधार पर भी लेते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना ने ऐसे ही जटिल निर्णयों में जीवों को अतिरिक्त लाभ दिया, यानी अनुभव केवल महसूस करने के लिए नहीं बल्कि अधिक लचीले और बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए भी हो सकता है। इसी से जुड़ा एक दूसरा विचार भी है कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि चेतना मस्तिष्क के अलग अलग भागों में आने वाली सूचनाओं को एकीकृत कर सकती है। हमारी आंखें अलग जानकारी देती है, कान अलग, स्पर्श अलग, स्मृति अलग, भावनाएं अलग, लेकिन अनुभव इन सभी को जोड़कर एकीकृत मैं का निर्माण करता है। इससे कुछ सिद्धांत इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन के विचार से समझने की कोशिश करते हैं, यानी चेतना केवल सूचना नहीं बल्कि सूचनाओं का एक एकीकृत अनुभव हो सकती है। लेकिन हर कोई इससे सहमत भी नहीं है। कुछ फिलोसफर एक अद्भुत और एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वे इसे कहते हैं एपिफेनोमेनलिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार हो सकता है कि चेतना का कोई उपयोग ही ना हो। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जरा एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक भाप का इंजन चल रहा है। जब इंजन चलता है तो उसकी सीटी भी बजती है। अब सोचिए, क्या सीटी इंजन को चलाती है? नहीं, इंजन पहले से चल रहा है, सीटी केवल उसके साथ आने वाला प्रभाव है। इंजन बंद होगा तो सीटी भी बंद हो जाएगी, लेकिन सीटी के बंद होने से इंजन के बंद होने की कोई भी कोरिलेशन नहीं है, या उन्होंने इसमें चलने या रुकने में कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। इस प्रकार से कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि हो सकता है चेतना भी मस्तिष्क की गतिविधि के साथ उत्पन्न होने वाला एक उप उत्पाद हो, लेकिन मस्तिष्क निर्णय पहले ही ले चुका होता है और अनुभव केवल बाद में दिखाई देता है, सीटी की तरह। यानी हमें ऐसा लगता है कि हमने निर्णय लिया, लेकिन वास्तव में निर्णय पहले ही मस्तिष्क ले चुका होता है। चेतना केवल उसका अनुभव करती है। अगर ये सच है तो चेतना का कोई प्रत्यक्ष जैविक कार्य होगा ही नहीं, वो केवल मस्तिष्क की गतिविधियों के साथ आने वाला प्रभाव होगा। लेकिन यहाँ फिर वही प्रश्न सामने आता है, अगर चेतना पूरी तरह बेकार है तो करोड़ों वर्षों के विकास क्रम में वो बनी ही क्यों? प्राकृतिक चयन, समानता, उन सब चीजों को लंबे समय तक नहीं बचाता जिसका कोई उपयोग नहीं होता। तो क्या चेतना वास्तव में उपयोगी है या फिर किसी उपयोगी प्रणाली के साथ अनजाने में विकसित हो गई? इसका उत्तर आज भी स्पष्ट है। यही कारण है कि चेतना का प्रश्न केवल फिलॉसफी और किसी न्यूरोसाइंस या साइंस का कोई विषय नहीं है, बल्कि ये सभी जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन जाता है। शायद भविष्य में हमें पता चले कि चेतना ने हमारे पूर्वजों को जटिल सामाजिक जीवन जीने में मदद की। शायद ये भाषा के विकास का आधार बनी, शायद इससे भविष्य की योजना बनाने में क्षमता मिली, या शायद हम पूरी तरह से गलत दिशा में सोच रहे थे। संभव है कि चेतना की वास्तविकता और वास्तविक भूमिका ऐसी हो जिससे हमें अपनी कल्पना भी नहीं की, और यही इस पूरे विषय को सबसे रोचक बनाता है। हम चेतना का अनुभव हर क्षण करते हैं, लेकिन उसके अस्तित्व का कारण आज भी नहीं जानते। जरा रुककर सोचिए कि प्रकृति करोड़ों वर्ष तक किसी भी बेकार चीज को अपने साथ ढोती तो नहीं, तो फिर चेतना जैसी अद्भुत रहस्यमय विशेषता आखिर अब तक क्यों बनी रही? क्या ये जीवित रहने की या हमें जीने के लिए कोई शक्तिशाली साधन प्राप्त करती थी, या फिर ये ब्रह्मांड का सबसे सुंदर लेकिन अब तक का सबसे अनसुलझा रहस्य रहा हो? कई बार
हम केवल ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसके बाद पुरानी निश्चितताएं टूटने लगती है। जरा कल्पना कीजिए, आज पृथ्वी पर एक अत्यंत विकसित एलियन सभ्यता आ जाती है। उनकी तकनीक हमारी कल्पना से बहुत आगे की है। वे हमारे शरीर का अध्ययन करते हैं, हमारे मस्तिष्क को स्कैन करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स की गतिविधि को समझ लेते हैं। लेकिन फिर वे अचानक तुमसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें ये साबित करके दिखाओ कि तुम सचमुच सचेत हो। पहली नज़र में ये आसान लगेगा। तुम कहोगे मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे खुशी होती है। लेकिन एलियन जवाब देती है कि ये सब तो एक मशीन भी कर सकती है, और ये मशीन भी कह रही है, तुम्हारा एआई भी यही कह रहा है, या तुम्हारा रोबोटिक मॉडल जो तुमने बनाया है वो भी यही कह रहा है। मुझे तो प्रमाण चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए कि तुम सचेत हो। अब सोचो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपना मस्तिष्क दिखाओगे? वे तो पहले से देख चुके हैं। क्या तुम अपना व्यवहार दिखाओगे? वो तो एक रोबोट भी कर सकता है। क्या तुम अपने शब्दों का सहारा लोगे? वो तो एक एआई भी वही शब्द बोल सकता है। तो फिर तुम अपने अनुभव को कैसे सिद्ध करोगे? क्या तुम गाना गाओगे? वो भी एक एआई कर रहा है। क्या कहानी लिखोगे? प्रेम की बात करोगे? वो एक रोबोटिक मॉडल भी कर लेगा। यहीं से चेतना की सबसे गहरी समस्या सामने आती है। चेतना का अनुभव केवल उसी व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष होता है जो उसे जी रहा है, बाकी लोगों के लिए नहीं। वो केवल एक अनुमान होता है। यही कारण है कि चेतना को कभी कभी फर्स्ट पर्सन रियलिटी कहा जाता है। इसे बाहर से देखा नहीं जा सकता है, केवल जिया जा सकता है। इसी संदर्भ में आधुनिक दर्शन एक और प्रसिद्ध विचार प्रयोग सामने आता है। इसे कहते हैं मैरिज रूम। इस विचार को दार्शनिक फ्रैंक जैक्सन ने प्रस्तुत किया था। कल्पना कीजिए, मैरी नाम की एक वैज्ञानिक है। वो रंगों की दुनिया पर सबसे बड़ी विशेषज्ञ बनकर रिसर्च करती है। उसे प्रकाश की तरंग का पूरा ज्ञान हो जाता है। उसे आंखों की संरचना का पता चलता है, रेटिना कैसे काम करती है, ऑप्टिक नर्व कैसे संकेत भेजती है, मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है वो रंगों को कैसे संसाधित करता है। इन सब का पूरा वैज्ञानिक जानकारी उसके बाद इकट्ठा हो जाती है। लेकिन एक शर्त है, मैरी ने अपना जीवन एक ऐसे कमरे में बिताया जहाँ केवल काला और सफ़ेद रंग है, ना कोई लाल, ना नीला, ना हरा। उसने रंगों के बारे में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन कभी कोई रंग देखा नहीं। अब एक दिन मैरी पहली बार उस कमरे से बाहर निकलती है और उसके सामने एक लाल गुब्बारा रखा जाता है। वो पहली बार में लाल रंग देखती है। अब प्रश्न ये आता है, क्या उस क्षण मैरी कुछ नया सीखती है? अगर उत्तर हाँ है तो इसका अर्थ हुआ उसके पास रंगों की पूरी वैज्ञानिक जानकारी पहले से थी। फिर भी लाल रंग देखने का अनुभव अलग निकला। यानी ज्ञान और अनुभव एक ही चीज नहीं है। यही विचार प्रयोग हमें क्वालिया की ओर ले जाता है। याद है एपिसोड की शुरुआत में हमने कहा था कि आम का स्वाद, बारिश और मिट्टी की खुशबू, दर्द, प्रेम, डर, ये सब केवल सूचनाएं नहीं, ये अनुभव है। मैरी को लाल रंग की सारी जानकारी थी, लेकिन लाल रंग कैसा दिखता है ये उसे तभी पता चला जब उसने स्वयं अनुभव किया। यही कारण है कि कुछ दार्शनिक कहते हैं शायद विज्ञान हमें चेतना के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन अनुभव स्वयं कैसा महसूस होता है ये केवल अनुभव करके ही जाना जा सकता है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि मैरी ने कोई नया तथ्य नहीं सीखा, उसने केवल अपने पुराने ज्ञान को एक नए रूप में अनुभव किया। यानी ज्ञान वही था, अनुभव बस नया बना, प्रत्यक्ष का अनुभव। आज तक इस बहस का कोई अंतिम समाधान मिला ही नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है कि मैरी रूम हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या अनुभव को पूरी तरह तथ्यों में बदला जा सकता है, या अनुभव हमेशा तथ्यों से एक कदम आगे रहेगा। दोस्तों, अब इस पूरे एपिसोड को एक साथ रखकर देखते हैं। फिलोसफिकल ज़ॉम्बी ने पूछा कि क्या व्यवहार बिना अनुभव के संभव है? पैनसाइकिज्म ने पूछा कि क्या अनुभव ब्रह्मांड का मूलभूत गुण है? एआई ने पूछा कि क्या मशीनें भी महसूस कर सकती है? और मैरीज रूम पूछता है कि क्या अनुभव को केवल विज्ञान के माध्यम से पूरी तरह समझा जा सकता है? शायद यही चेतना की सबसे बड़ी विशेषता है। हम उसे हर क्षण जीते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। हम उसे शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा थोड़े छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए सिद्धांत बनाते। हर सिद्धांत के सामने कोई ना कोई नया प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है, और शायद
यही कारण है कि चेतना आज भी विज्ञान, दर्शन और मानव जिज्ञासा की सबसे बड़ी गहरी सीमाओं में से एक बनी हुई है। अब एक अंतिम प्रश्न अपने साथ लेकर जाइए। अगर एक दिन विज्ञान मस्तिष्क का रहस्य समझ ले, हर न्यूरॉन का कार्य जान ले, हर विचार का गणित भी लिख ले, तो क्या वो ये बता पाएगा कि लाल रंग कैसा दिखता है, या प्रेम कैसा महसूस होता है, या फिर अनुभव का ये रहस्य हमेशा विज्ञान की पकड़ से एक कदम आगे ही रहेगा? तो आज की इस यात्रा में हमने दर्शन शास्त्र और न्यूरोसाइंस के सबसे रहस्यमय प्रश्नों का सामना किया कि चेतना आखिर क्या है। हमने देखा कि ये प्रश्न केवल ये नहीं है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, बल्कि ये है कि हम कुछ महसूस क्यों करते हैं। सिर्फ सूचना का आदान प्रदान और अनुभव, इन दोनों के बीच में अंतर पूरे विषय का केंद्र रहा है। आज हमने 3 बड़ी बड़ी फिलोसफिकल डायरेक्शंस को समझा। पहली थी फिजिकलिज्म, और उसके बाद हमने और चीज़ें भी समझी। फिजिकलिज्म में हमने समझा कि इसके अनुसार जो ब्रह्मांड में चीज़ें हैं वो पदार्थ और ऊर्जा से बने हुए हैं। हमारा मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन्स और अत्यंत जटिल नेटवर्क है, और चेतना उसी जटिल जैविक क्रिया का परिणाम है। इस दृष्टिकोण में किसी रहस्यमयी आत्मा या अलग मानसिक सत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर किसी दिन विज्ञान मस्तिष्क के हर न्यूरॉन, हर सर्किट और जैविक प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ ले, तो संभव है कि चेतना का रहस्य भी सुलझ जाए। लेकिन यहीं पर हार्ड प्रॉब्लम फिर से सवाल आकर पूछ लेती है कि मस्तिष्क की गतिविधि तो समझ आई, पर अनुभव कहाँ से आए? और फिर इसके बाद दूसरी दिशा थी हमारी ड्यूलिज्म की। ये कहती थी कि शायद मन और शरीर एक ही चीज़ नहीं है। शायद हमारा मस्तिष्क एक जैविक मशीन है, लेकिन अनुभव एक ऐसी रियलिटी है जो बस आती है केवल भौतिक नियमों से, इसे हम समझ नहीं सकते। ये विचार सहज रूप से आकर्षक भी लगता है, क्योंकि हम अपने भीतर एक मैं का अनुभव करते रहते हैं जो केवल कोशिकाओं का समूह हमें नहीं लगता है। लेकिन इस सिद्धांत के सामने भी एक और बड़ा प्रश्न हमारे आगे खड़ा हुआ था कि अगर मन और शरीर अलग अलग है, तो फिर एक दूसरे से संपर्क कैसे रखते हैं? एक अमूर्त चेतना भौतिक मस्तिष्क के प्रभाव को कैसे प्रभावित करती है? अगर इसका उत्तर सर्वमान्य उत्तर हमें नहीं मिलता है, तो फिर हमने सबसे साहसिक विचारों पर चर्चा की है, जो था हमारा पैनसाइकिज्म। इसमें पैनसाइकिज्म में हमने समझा था कि चेतना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक इंसानों में पैदा हो। शायद वो ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण हो, जैसे लिक्विड होती है, जैसे एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है और नेचर है। ये सारे प्रकृति के आधारभूत गुण है। वैसे ही अनुभव की एक आधारभूत गुण हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्थर सोचता है या पेड़ कविता लिखते हैं, बल्कि इतना कि वास्तविकता के सबसे छोटे स्तर पर भी अनुभव का कोई अत्यंत सूक्ष्म रूप मौजूद हो सकता है, और उन्हीं सूक्ष्म अनुभवों से मिलकर हमारे जैसा जटिल चेतन मन बनता है। ये विचार हार्ड प्रॉब्लम को एक नया समाधान देने की कोशिश करता है, लेकिन इसके सामने भी बहुत सारे कठिन प्रश्न शुरू हो जाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे अनुभव मिलकर एक मैं कैसे बन जाते हैं? इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। और शायद इस विषय की सबसे ईमानदार बात यह है कि आज हमारे पास सिद्धांत है, तर्क है, विचार प्रयोग है, लेकिन अंतिम उत्तर नहीं है। शायद भविष्य का विज्ञान इस रहस्य को सुलझा दे, शायद फिलॉसफी हमें कोई नई दिशा दिखा दे, और शायद हमें यह स्वीकार करना पड़े कि चेतना ब्रह्मांड की उन पहेलियों में से एक है जिसे समझना हमारी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये प्रश्न जितना चेतना के बारे में है, उतना ही हमारे अस्तित्व के बारे में भी है। क्योंकि जब हम चेतना को समझने की कोशिश करते हैं, तो वास्तव में हम ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे अनुभव क्यों होता है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को क्यों अपना समझ पा रहा हूँ, या इस ब्रह्मांड में मेरी जगह क्या है। शायद यही कारण है कि चेतना का प्रश्न आज भी साइंस, फिलॉसफी और मनोविज्ञान या मानव जिज्ञासा की सीमाओं पर खड़ा हो जाता है। और हो सकता है यही वो प्रश्न है जो हमें कभी पूरी तरह छोड़ कर ना जाए। जाने से पहले अपने आप से एक
आप एक आखिरी प्रश्न अपने साथ लेकर जाइए। कल्पना कीजिए कि कल विज्ञान आपकी एक बिल्कुल परिपूर्ण प्रतिलिपि बना देता है। वही चेहरा, वही यादें, वही व्यक्तित्व, वही आवाज़, यहाँ तक कि वही चेतना होने का दावा। तो फिर असल तुम कौन होगे? मूल व्यक्ति या वो प्रतिलिपि? प्रतिलिपि यानी ये वो क्लोन जो तुम्हारा साइंस ने या विज्ञान ने बनाया है। तो हर मायने में वो तुम्हारे जैसा है। तो ज़रा रुक कर सोचिए, शायद चेतना का सबसे कठिन प्रश्न अभी हमारा इंतज़ार कर रहा है। आज की ये ऑडियो बुक यहीं पे ख़त्म हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इसी तरह मॉडर्न फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, इस तरह की आपको वीडियोस, ऑडियो बुक्स सुनना पसंद है, या इस तरह के टॉपिक्स पे आपको ज्ञान लेना पसंद है, चर्चा करना पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि ऑडियो बुक कैसी लगी, आगे किस टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए ये भी बताना, या आपके दिमाग में कोई फिलोसफिकल आइडिया या कोई सी भी बुक या किसी भी बुक की आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है जिन्हें फिलोसफी और इस तरह के टॉपिक पसंद है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।